वो मर जाए। समय गुजरने लगा। एक बार जब मैं घर में दाखिल हुआ, मुझे रेशमा की सिसकियों की आवाज आ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने उसे पुकारा, लेकिन वो सामने नहीं आई। वो शायद अपने कमरे में थी, क्योंकि उसके रोने की आवाजें वहीं से आ रही थी। मैंने जब उसके कमरे का दरवाजा खोला और मैं अंदर दाखिल हुआ, तो मेरी जान ही निकल गई थी। एक कोने में डरी सहमी जिस हाल में बैठी थी, मुझे उसे देखकर शर्म आई थी। उसके कपड़े बुरी तरीके से फटे हुए थे, उसके कमरे का सामान बिखरा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके हुलिये और उसके बिखरे हुए बालों को देखकर मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी थी कि कोई उसकी इज्जत को तार तार कर गया था। वो मुझे देखकर डर रही थी, कहने लगी, जाओ यहाँ से, मुझे मत मारो, मैं पापा को बताऊंगी कि तुमने मुझे बहुत मारा है। ये कहकर वो रोने लगी। पहली बार मुझे उसकी ये हालत देखकर दुख हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। पता नहीं क्यों उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद को ठहराने लगा। मैंने उसे बेड पे बड़ी चादर उठाकर डाल दी, फिर उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, मेरे पीछे से कोई आया था रेशमा? रेशमा, कौन आया था, बताओ मुझे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस इंसान का खून पी जाऊं जिसने उस मासूम सी लड़की के साथ ये जुल्म किया था। वो बहुत डरी हुई थी, कभी ना में सिर हिलाने लगती तो कभी हाँ में। मैंने कहा, मुझे बताओ, मैं उसे बहुत मारूंगा। और फिर वो दोबारा रोने लगी, कहने लगी, मेरे पापा को बुला दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने कहा, तुम बताओ कौन आया था, मैं पापा को भी ले आऊंगा। वो घर में अकेली होती थी, ये बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे। यकीनन जो कोई भी था इसी मोहल्ले से था। रेशमा कहने लगी, वो जो दूध वाला आता है ना सुबह, वो आया था मनु भाई, उसने मुझे बहुत मारा, ये देखो मेरे कपड़े। ये कहकर वो अपने फटे बाजू दिखाने लगी। उसका चेहरा, उसके बाजू सब जख्मी थे। पहली बार मुझे उस पे तरस आया था। मैंने प्यार से उसके बालों को सहलाया, उसके जख्मों पे दवा लगाई, रेशमा को अपने साथ लगाया। शायद उसे इसी चीज की जरूरत थी, एक पनाह की, एक सुरक्षा की, एहसास की, जिस तकलीफ से वो 4 दिन से कुछ नहीं खाई थी। मेरी जरा सी मोहब्बत और तवज्जो पे रोने लगी, कहने लगी, मनु भाई, जब पापा मेरे पास थे तो मुझे कोई भी नहीं कहता था। मम्मी के मरने के बाद भी मुझे रोना नहीं आया था, क्योंकि पापा मेरे पास थे। लेकिन फिर पापा बीमार रहने लगे, इसीलिए मुझे डॉक्टर के घर छोड़ गए। मनु भाई, डॉक्टर अच्छे नहीं होते, वो लोग भी मुझे बहुत मारते थे, जैसे उस दूध वाले ने मारा है। वो डॉक्टर मेरे दोनों हाथ पीछे को बांध देते थे और मेरे मुंह में बहुत सारी रुई घुसाते थे ताकि मैं चीख न सकूं। और फिर वो मुझे मेरे साथ लगी रोए जा रही थी। और ये सब सुनकर मेरा दिल ऐसा था जैसे धड़कना भूल गया था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे बाप की बीमारी में रेशमा को कौन संभालता होगा, क्योंकि मेरे लंदन जाने के बाद रेशमा की माँ को टीबी का मर्ज हो गया था जो बिगड़ गया था और वो उसी में मर गई थी। फिर पापा ही रेशमा को संभालते थे। शायद अपनी बीमारी के जमाने में रेशमा को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था और वहां उसके साथ न जाने क्या क्या जुल्म होता रहा। मुझे याद आने लगा कि डॉक्टर बिल्कुल भी राजी नहीं था कि रेशमा को अपने साथ लेकर आऊं, क्योंकि वो रेशमा के साथ जुल्म करता था। रेशमा रात भर रोते हुए भी सिसकियों भरते रही, कभी नींद में डर जाती तो कभी रोने लगती, यही कहती, मेरे पास मत आओ, मैं पापा को बता दूंगी, वो तुम्हें मारेंगे। पहली बार मुझे लगा कि जो मैंने उस बेजुबान मासूम लड़की के साथ किया है वो बहुत बड़ा जुल्म है। मैं अपनी जिंदगी की खातिर उसे जान से मारने की तरकीबें सोच रहा था। मुझे अपने पापा की वसीयत समझ आई थी, उन्होंने क्यों मुझे इतना पाबंद कर दिया था। अचानक ही मुझे पापा का लिखा हुआ वो खत याद आ गया। मैंने उठकर अलमारी का दराज खोला और वो खत निकाला जो वसीयत के साथ था।
उसे खोलकर देखा तो मेरे पापा ने मुझसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि तुम रेशमा से शादी कर लेना और उसे सुरक्षा देना, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा किसी और पे भरोसा नहीं है कि वो रेशमा को पनाह दे सकता है। कोई रेशमा की प्रॉपर्टी के लालच में उससे शादी तो कर लेगा, लेकिन उसे वो मोहब्बत और प्यार और वो तजव्वुर नहीं दे सकेगा जो तुम दे सकोगे। रेशमा मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उसे बेटी बनाकर पाला है। उसकी मरती हुई माँ से वादा किया था कि मैं रेशमा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब मैं बीमार था तो रेशमा की देखभाल की परेशानी होने लगी थी। मैं बीमार इंसान रेशमा की देखभाल नहीं कर सकता था और फिर मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया तुम वापस हिंदुस्तान आ जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात को हर बार इग्नोर कर देते थे कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं मौत की दहलीज पे आकर खड़ा हो गया हूँ। रेशमा का इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। मरने से पहले मैं जो वसीयत लिख रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें दुख लगे, लेकिन मेरा खत पढ़कर तुम्हें मेरी वसीयत समझ में आ जाएगी। रेशमा को अपनाकर उसे सुरक्षा देना और जिंदगी भर उसका साथ निभाना। रेशमा में अभी बचपना है, वो अपनी उम्र के हिसाब से छोटे बच्चों वाली हरकतें करती है, लेकिन अगर तुम उसका बाहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओगे तो वो ठीक हो सकती है। मैं खुद ही उसका इलाज करवाता, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे इतनी मोहलत न दी। हाथ जोड़कर तुमसे विनती है, अपने मरते हुए बाप की ये बात मान लेना। मैंने वो खत वापस रख दिया। रेशमा अभी तक सोई हुई थी, मगर नींद में भी वो बुरी तरीके से कांप रही थी। जिस तकलीफ से गुजरी थी वो छोटी तो न थी। मैं अपने आप को कसूरवार समझ रहा था। जब मेरे बाप बीमार था तो रेशमा की देखभाल के लिए किसी अपने की जरूरत थी। वो मुझे बार बार बुलाते थे, लेकिन मैं छुट्टी न मिलने की वजह से बताकर उनकी बात को इग्नोर कर देता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रेशमा के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। पापा ने मजबूरी में रेशमा को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था और वहां उसके साथ इतना सब कुछ हो गया था, और इस सब का कसूरवार मैं खुद को समझ रहा था। अगर मैं समय से घर आ जाता तो रेशमा के साथ ये सब कुछ ना होता। जब दूध वाला दूध देने आया तो मैंने उसकी अच्छे से खातिरदारी की थी और फिर उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, और ये देखकर रेशमा बहुत खुश हुई थी। मुझसे कहने लगी, हाँ इसे और मारो, इसे छुरी से काट दो, इसने मुझे बहुत मारा था। मैंने भी दूध वाले को लहूलुहान करके रख दिया था। रात को मैं रेशमा को खाना खिलाने के लिए निवाला बनाकर उसे खिलाने लगा तो वो कहने लगी, मनु भाई आज इसमें पाउडर नहीं डालोगे? उसकी बात ने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया था। मैं रेशमा के बचपन का फायदा उठाकर उसे छुपाकर वो स्लो पॉइजन उसके खाने में नहीं डालता था, बल्कि उसके सामने ही थोड़ा सा पाउडर उसके खाने की चीजों में डाल देता था, क्योंकि मुझे पता था ये पागल है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आज जब उसने कहा तो मैं अपने आप से नजर नहीं मिला रहा था। मैंने ना में सिर हिला दिया। रेशमा कहने लगी, तुम भी चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? उसकी बात सुनकर मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा तो वो यह बात कैसे जानती थी, तो वो कहने लगी, मैं सबको बुरी लगती हूँ, बस पापा को ही अच्छी लगती हूँ। मुझे पता है मैं वो पाउडर खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे दोस्त उस दिन यही तो कह रही थी। शायद वो मेरी और रीनू की बातें सुनकर कुछ समझ चुकी थी। अगर वो ये जान चुकी थी कि मैं उसे खाने में जहर दे रहा हूँ तो वो फिर क्यों वो जहर खा रही थी? उसकी मासूमियत पर मेरा दिल रो उठा था। फिर वो कहने लगी,
तुम मुझे जहर मत दो, अपने दोस्त को अपनी दुल्हन बना लो, मुझे बस मेरे पापा के पास छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने रेशमा को कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे खाना खिलाता रहा। दूसरे दिन मैंने रेनू से कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैंने ये कहकर फोन बंद कर दिया। मुझे रेशमा का इलाज करवाना था और मैंने नोट किया था वो प्यार से हर बात मान जाती थी। मेरी जरा सी तवज्जो पाकर वो पहले से बहुत अच्छी हो गई थी, घर को भी साफ सुथरा रखने लगी थी, मेरे बहुत से छोटे मोटे काम भी कर देती थी। जहाँ दवा असर न करे वहाँ प्यार असर कर जाता है। मेरी मोहब्बत का ही असर था कि रेशमा पहले से अच्छी होने लगी थी। मैंने अपना कारोबार अपने मैनेजर के हवाले किया, रेशमा को लेकर लंदन चला गया। वहाँ मैंने एक अच्छे से डॉक्टर से रेशमा का चेकअप करवाया और रेशमा का इलाज करवाने लगा। धीरे धीरे रेशमा ठीक होने लगी, उसको हमारे रिश्ते के बारे में भी समझ आने लगी थी। मैंने उसे पापा के बारे में बता दिया कि पापा अब इस दुनिया में नहीं है। पहले तो वो बहुत रोई थी, लेकिन जल्दी वो समझ गई थी। अब मुझे मनु भाई नहीं मनन कहकर बुलाया करती थी, क्योंकि उसे हमारे रिश्ते की समझ आ गई थी। पूरे 6 महीने के बाद जब मैं लंदन से वापस घर आया, उस समय तक रेशमा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और इन 6 महीनों में रेशमा का ध्यान रखते रखते मैं उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका था। और रेशमा भी तो मेरे बिना एक पल भी कहीं नहीं रुकती थी, हमेशा मेरे साथ लगी रहती और मुझसे कहती, मुझे छोड़कर मत जाना मनन, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैंने भी रेशमा से वादा किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब मैं और रेशमा अंदर कमरे में दाखिल हुए तो कमरे की डेकोरेशन देखकर रेशमा चौंक पड़ी थी और अगले ही पल उसके चेहरे पे शर्म की लाली दौड़ गई थी। मैंने अपने दोस्त को अपने आने की खबर दे दी थी और मैंने उसे समझा दिया था कि उसे क्या करना है। हमारी शादी को 8 महीने होने वाले थे और अभी तक मैंने रेशमा को छुआ भी नहीं था। रेशमा पूरी तरह ठीक थी और मैं रेशमा के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। आज की रात हमारी सुहाग रात थी। मेरे दोस्त ने सारी तैयारियां कर रखी थी और जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, गुलाबों की महकती खुशबू और सजे हुए कमरे ने रेशमा को चौंका दिया था। उसके चेहरे पे छाई शर्म की लाली और झुकी हुई पलकें मेरा दिल बेकाबू कर गई थी। मैंने रेशमा को बाजू से पकड़कर बेड पे बिठाया। मैंने रेशमा से कहा, रेशमा, आज की रात हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ की, आशा करता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगी। रेशमा ने कहा, मैंने तो कब का तुम्हें माफ कर दिया है मनन, और दिल से मैं स्वीकार भी कर लिया है। मैंने मुंह दिखाई में रेशमा को सोने की चेन पहनाई। ये मैंने स्पेशल रेशमा के लिए बनवाई थी। गिफ्ट को पाकर रेशमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और खुशी के मारे वो मुझसे लिपट गई थी। मैंने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में कस के भर लिया था। ये रात हमारी जिंदगी की यादगार रात ही थी। आगे हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।